हेलो, हाउ आर यू एवरीवन। आई नो इस वक्त सब टेंशन में होंगे, सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि सरकार ने अब फिर से एक बार हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि क्या जिस पोस्ट पर, जिस पोजीशन पर हम वर्क कर रहे हैं, क्या उसके काबिल हैं या नहीं है। हमने हमेशा, हमारे शिक्षकों ने, कुछ शिक्षकों को 5 से 10% शिक्षकों को अगर बिहार का छोड़ दिया जाए तो मेरा ये मानना है कि सारे शिक्षक अपने अपने स्तर से बेहतरीन शिक्षक हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, सरकार का काम है शंका करना, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा कार्य बनता है कि उनके शक को दूर करना कि आज भी हम उतने ही बेहतर शिक्षक हैं जितना पहले थे। तो सक्षमता परीक्षा 2023 की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे चैनल्स आपके पास आएंगे, कोई बोलेगा मैं 100% आपके तैयारी श्योर करेगा, सभी सारे चैनल्स श्योर करेंगे कि मैं आपको इस विषय को कंप्लीट कर दूंगा, इस विषय में 100% मेरा टच करेगा, 500 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, अलग अलग फीसें होंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मेरा कई एक्सपीरियंस रहा है कॉम्पिटिटिव लाइन्स में, मैंने आज तक कभी फेलियर नहीं हुआ जितने भी कंपटीशन मैंने दिए हैं, और अभी संघर्ष मेरा जारी है, अभी रुका नहीं है। बीटेट सबसे पहले मैंने दिया था 2017 में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया। उसके बाद सीटेट 5 टाइम्स मैंने क्वालिफाई किया, दोनों पेपर क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर बीपीएससी ट्रिया जो आया अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ उसको क्वालिफाई किया, और एक दो जो मेरे साथ फ्रेंड थे उनकी हेल्प की, और वो भी सफल हुए। अब बात ये आती है कि हम किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। देखिए, एग्ज़ाम एक युद्ध भूमि है, एक रणभूमि है। उसमें आपको सबसे पहला आपका काम है कि रणभूमि में या युद्ध भूमि में जब हम युद्ध करने जाते हैं तो हमारी एक रणनीति रहती है। वैसे ही एग्ज़ाम है, हमारी एक रणनीति होना चाहिए, एक हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह के कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मैंने सारे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरा आकलन रहा, कई सारे टेट्स वगैरह मैंने क्वालिफाई किए, और अभी बीपीएससी का भी जस्ट एग्ज़ाम बहुत मतलब कह सकते हैं कि खींच खाच के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से शान के साथ में जनरल में आकर, मैंने जनरल, जबकि मैं एक कह सकते हैं कि कैटेगरी में था, लेकिन मैंने जनरल में आया और जनरल में फाइट करके जनरल मैंने निकाला। तो मेरी स्ट्रेटजी की अगर बात करें कि मेरा क्या रणनीति रहा या मेरी रणनीति क्या रही, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने झारखंड की दक्षता परीक्षा को देखा, बिहार में भी कई बार दक्षता परीक्षा हुई, उन सारी चीज़ों का आकलन किया, और अभी बीपीएससी ट्री जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी आकलन किया, उसको साथ में लेके चला। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते, सारे क्वेश्चंस इजी नहीं होते, ठीक है। अगर हम उसकी आकलन की बात करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपका मैथ, साइंस और ईवीएस, ये तीनों पोर्शन से 50 से 55 क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है, 120 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 में अगर 50 से 55 क्वेश्चंस इन तीनों सब्जेक्ट में रहते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। और मैं इन चीज़ों की, तीनों की, मैं बेसिक पूरी तरह से आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट बिल्कुल जीरो से लेकर, शून्य से मैं स्टार्ट करूंगा। शून्य से मेरा स्टार्टिंग रहेगा, जीरो से स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए हैं, उनको फिर से रिवर्स करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और तीनों सब्जेक्ट में कमांड आपके एग्जाम से पहुंचते पहुंचते मैं आप में इतना तो जरूर कि आप बिल्कुल एक कह सकते हैं कि हिम्मत के साथ जाएंगे एग्जाम हॉल पर कि मैं कुछ बेसिक लेकर आया। और किसी भी एग्जाम की सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई नहीं कह सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इस बुक से आए, उस बुक से आए, किसी कोई निश्चित इसकी बुक नहीं है, ठीक है। बस बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आप बिल्कुल इजीली फाइट कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं बेसिक को ही बनाने की कोशिश करूंगा, और बेसिक में मेरा एक टारगेट रहेगा कि क्लास 6 से लेकर 10 तक की बुक जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो सारा मैं आपका क्लियर कर दूं। इसका ईवीएस तो आपका 1 to 5 तक हो गया, ईवीएस में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात रही तो साइंस 6 to 10,
और मैथ भी 6 to 10 में आपको क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल फंडामेंटली नॉलेज के साथ में क्लियर करवाऊंगा और बहुत आसान लगेगा आपको, बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज से हम लोग इसकी तैयारी, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि हम लोग बेसिक लेकर चलेंगे और शून्य से शिखर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज का टॉपिक मेरा क्या है, आज के टॉपिक पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आज का हम मैथ क्लास देख रहे हैं और मैथ में हमने जो टॉपिक है वो चैप्टर 1 को लिया है और मेरे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड की बुक हम फॉलो करते हैं तो बिहार वो जो सिलेबस है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं दी जाती है और एनसीईआरटी में सारी चीज़ों का कलेक्शन रहता है। तो मैं उन चीज़ों को ही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर हमको लगेगा कि ये बिल्कुल संभावित क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा और मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक वीडियो में मेरा, और उसके बाद जो फाइनली जब एग्जाम डेट आ जाएगा उससे 10 दिन पहले मैं आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ पर अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा, हर एक चीज़ की। तो आज देखते हैं हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 देखते हैं, जिसमें संख्याओं के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं। संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल्स जो हैं वो हम लोग नहीं देखने जाएंगे, प्लस माइनस वगैरह ये सब आपको आता है। ठीक है, तो पहला मैंने उठाया है ये पॉइंट कि कोई भी अंक जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5 4 0 3, मैंने 4 अंक ले लिए, 5 अंक भी रह सकते हैं, 6 अंक भी रह सकते हैं, 7 अंक भी रह सकते हैं। कंसंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए सबका। 5 4 0 3 मैंने कुल 4 अंक लिए और इसमें से अगर हम कहें कि दिए गए अंकों से बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए ध्यान यहाँ पर, दिए गए अंकों से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ये 4 अंक आपके सामने हैं, इससे हमको बड़ी संख्या फाइंड करना है, बड़ी संख्या निकालना है और छोटी संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम इससे बड़ी संख्या निकालते हैं, ठीक है, ये अंक है और इन अंक से हम अगर बड़ी संख्या निकालते हैं तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप बिल्कुल याद रखेंगे कि हमको जितने अंक दिए हुए हैं उन अंकों को हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये याद रखिए पॉइंट, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? शायद अवरोही कहते हैं। अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा, घटते हुए क्रम में। देख लीजिएगा, हो सकता है कि हिंदी में मिस्टेक होती होगी। तो बड़ी संख्या का इसका मतलब क्या है? अगर हमको बड़ी संख्या लिखना है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। जैसे इनमें से अगर सबसे बड़े अंक को हम ढूंढना चाहें तो क्या हो जाएगा? 5, और उसके बाद 5 के बाद इससे छोटा अंक क्या हो जाएगा? 4, और उसके बाद 3 और फिर 0। तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है? 5 4 3 0, मतलब 5430 बन रहा है सबसे बड़ी संख्या। हरी बात सुन। अगर हम इससे सबसे छोटी संख्या बनाने की कोशिश करें, दिए गए अंकों में अगर सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी संख्या में जैसे इसमें हमने डिसेंडिंग बड़े से छोटा लिखा, वैसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? छोटे से बड़ा। बड़ी संख्या में बड़े से छोटा और छोटी संख्या में छोटे से बड़ा की ओर जाएंगे। तो इनमें से अगर आप देखें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो आपको नजर आ रही है कि 0 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर हम जैसे 103 लिखते हैं, ठीक, और 0 को अगर हम आगे कर देते हैं तो 013, बहुत अंतर हो जाता है। ये 103 है और ये 013 मतलब 13 है। तो यहां पर अगर 0 किसी भी संख्या के आगे लगाया जाता है तो उसका मीनिंग खत्म हो जाता है। कभी भी किसी भी संख्या के आगे अगर हम शून्य लगा देंगे तो इसका मतलब है कि उसका क्या हो गया? मीनिंग खत्म हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यूलेस हो गया। तो ये याद रखेंगे कि जब भी छोटी संख्या हमको बनाना है तो सबसे छोटी संख्या अगर शून्य रहेगा तो शून्य को पहले नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो
शून्य से बड़ी, शून्य को अगर छोड़ दें तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 3, तो 3 लिखेंगे और उसके बाद शून्य को लिखेंगे ताकि इस शून्य का कोई ना कोई वैल्यू निकल जाए। और उसके बाद हम 3 के बाद कौन सी संख्या बड़ी है? 4, और उसके बाद कौन सी? 5। तो 30545 ये क्या हो गया? दिए गए अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। आगे बात समझ में? हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिए गए अंक में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे बताई जाती है। ओके, चलिए ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरे टॉपिक, इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पर हम लोग आते हैं। चलिए इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने देखा वो सन्निकट मान है। ठीक है, कि सन्निकट मान कैसे निकाला जाता है और इस पे कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी मैं लास्ट में आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न इसमें बनेंगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो सन्निकट मान की अगर बात करते हैं, पहले समझ लें कि सन्निकट मान क्या है। मान लीजिए हम कोई अंक ले लीजिए, ठीक है, 7 4 5 6 8, इसमें से किसी भी एक अंक को हम अंडरलाइन कर दिए। मान लीजिए 5 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें कहा जाएगा कि दी गई संख्या का सन्निकट मान क्या होगा। क्वेश्चन ये रहेगा, दी गई संख्या का सन्निकट मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिक भी यूज करूंगा ताकि आप लोग को बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है, डायरेक्टली जैसे बच्चों को बताया जाता है वैसे नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में हर एक चीज को बताने की ट्रिक भी यूज करूंगा बीच बीच में। तो इसमें अगर हम देखें कि सन्निकट मान कैसे होगा तो विस्तार पूर्वक बिल्कुल शॉर्ट तरीका कराते हैं कि सन्निकट मान को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस अंक को लिया है 7 4 5 6 8 में से हम 5 को अंडरलाइन किए हैं और 5 को अंडरलाइन करके ये कह रहे हैं कि पूरी संख्या का सन्निकट मान कितना होगा। तो आप देखिए जहां अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन की जगह पर आपको ये भी पूछ सकता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा में भी पूछ सकता है या दहाई में पूछ सकता है या हजार में पूछ सकता है कि इसका सन्निकट मान हजार में कितना होगा या दहाई में कितना होगा या सैकड़ा में कितना होगा। तो जिसमें पूछेगा आप उसको जाके अंडरलाइन कर दीजिए। अब अंडरलाइन करने के बाद आप जस्ट इसके आगे वाले अंक को देखिए, इसके आगे वाले अंक को देखिए। तो आगे वाला अंक कितना है? 6। अब आपको एक नियम याद रखना है। नियम है कि यदि हम ठीक डायरेक्ट आगे वाले अंक को देखेंगे तो 5 के सामने क्या है? 6। और नियम क्या है? 5 या 5 से अधिक अंक। तो 5 से अधिक, तो 5 से अधिक होगा तो दिए गए अंक में एक जोड़ दें। जो अंडरलाइन अंक है उसमें आप एक जोड़ दीजिए, 7 4 5 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 6। और बाकी के अंक किसमें? 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपका सन्निकट मान हो गया। क्या समझ में आया? ये सन्निकट मान हो गया। अगर आप मान लीजिए अगर हम दूसरा अंक ले लेते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा अगर हम ले लेते हैं 4 5 6 3 2 1। अब इसमें अगर हम कहें कि 6 अंडरलाइन कर दिए और ये पूछ रहे हैं कि इसका सन्निकट मान कितना होगा। तो अब जरा देखें इसके सामने वाले अंक को देखें, ये 5 से कम है। अगर 5 से कम होता है और यदि 5 से कम हो तो कोई बदलाव नहीं होगा। 5 से कम है, 5 से कम है 3, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। ये 4 5 6 ही रह जाएगा और ये बाकी क्या हो जाएंगे? 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बस ये इसका सन्निकट मान हो गया इस संख्या का। तो इस तरह से हम सन्निकट मान को बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल कमेंट करके आप बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया कि सन्निकट मान को कैसे निकालना है। एक बार फिर से सुने, जो अंडरलाइन डिजिट है उसके आगे वाले अंक को देखना। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा, 5 भी होगा तो भी अंक में बदलाव होगा, एक जुड़ेगा, और 5 से ज्यादा होगा तो भी एक जुड़ेगा। तो 5 में एक जुड़ गया 6 और बाकी अंक 0 में कन्वर्ट हो गया। और अगर 5 से कम होगा, जैसे 6 को अंडरलाइन किया, इसके सामने वाला अंक 3 है, 5 से कम है, तो कोई बदलाव नहीं होगा, सारे अंक सिर्फ 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये साइलेंट रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा पॉइंट हम लोग उठाते हैं। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट आज इस चैप्टर का मैंने, अब ये लास्ट अंतिम पॉइंट है, हमने क्या लिखा है? रोमन संख्या।
तो रोमन संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, विस्तार से, लेकिन रोमन संख्या को जानना बहुत जरूरी है। देखिए रोमन संख्या में ये चीजें जो मैंने लिखी है, खास करके 100 तक आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए। 5 चीज, 1 को कैसे लिखा जाता है, 5 को 10 और 50 और 100 को कैसे लिखा जाता है, ये बिल्कुल आपको 100% रिमेंबर। अगर इतना चीज याद है और बाकी तो आप मेरे ख्याल से 1 से 9 तक आपको लिखना आता है, इतना चीज, और ये 1 से 9 तक अगर रोमन में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये लिखना आता है, तो आप किसी भी अंक को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, अब मान लीजिए कि हमको 6 लिखना है, समझिए जरा, तो सब इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, एरो देना गलत बात है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं। अब 5 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ये 5 हो गया और 1 को रोमन में एक ही तरह लिखा जाता है, तो ये 6 हो गया। आगे अगर हम दूसरा अंक लेते, मान लीजिए 12 को उनको रोमन में लिखना है, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, एग्जैक्टली इसी रूप में। अगर इस रूप में हम लिखना चाहें तो 10 को ले लेते हैं, 10 + 2 लिख सकते हैं, 10 × 12, और 10 को हम रोमन के रूप में कैसे लिखते हैं, ये 10 हो गया, और 2 को कैसे लिखा जाता है, ये 2 हो गया रोमन में, 12, कहां कोई दिक्कत है। अगर तीसरा अंक, हम तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 12 की जगह कुछ बड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए 65, ठीक है। अब 65 ले लीजिए, 65 को कैसे लिखें, अब 60 को देखिए आप 50 लिख सकते हैं, +10 लिख सकते हैं, +5, ये इसी रूप में आपको तोड़ना है, इसलिए हम बताएं कि ये बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए। तो 50 + 10 60 और +5 65 हो गया। अब 50 को आप देखिए रोमन में हम कैसे लिखते हैं, 50 को देखिए L, 10 को कैसे लिखते हैं X, और 5 को कैसे लिखते हैं, ये हो गया 5, हो गया 65, कोई दिक्कत है, 48, ठीक है। तो 40 को हम कैसे लिखेंगे, जरा देखो 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को हम इसके इर्द गिर्द घूमे तो 50 - 10 लिख सकते हैं, तो 50 - 10 40 हो गया। अब 50 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, L, 50 हो गया, और -10 करना है, 10 को कैसे लिखते हैं, X। अब 10 को अगर हम X के रूप में लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है, अगर हम प्लस करते हैं तो आगे, और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं तो पीछे, और अगर माइनस करेंगे तो आगे लिखना है, 10 को हम आगे लिख देंगे, X, ये क्या हो गया 40। अगर हम 50 से कम जब माइनस करेंगे किसी भी संख्या को, तो माइनस करने के फलस्वरूप हमें क्या लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। जो हम अंक लिखेंगे, जैसे 50 को L लिखे और उसके आगे लिख देंगे, अगर प्लस करना है तो उसके पीछे लिख देंगे, बस इतना ही रोमन में आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब इस बेसिक चीज के आधार पर, ये 3 ही पॉइंट थे जो फर्स्ट चैप्टर के क्लास 6 के इंपॉर्टेंट लगे, उस तीनों पॉइंट को मैंने क्लियर किया। अब इसके आधार पर, इसी बेसिक के आधार पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं, 5 क्वेश्चन बनाते हैं, 5 क्वेश्चन को आपको बना के दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रहने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आज के हमारे पहले 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप जब इसको देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वीडियो को रिज्यूम कर देंगे, रोक देंगे, और रोकने के बाद फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने ऐसा ही बिल्कुल बेसिक ऐसे ही आपको बताया। पहला क्वेश्चन है, दिए गए अंक 5104 से बनी सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, ठीक है। आप जो सोचते हैं कि बुक से आएगा, ये गाइड खरीद लेंगे, वो गाइड खरीद लेंगे, कभी उस सबसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप बेसिक को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, आप देखिए, अभी हम बताएं कि सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप बनाकर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए अंक 6094 से बनी सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है। तो इसका भी रूल, इसका भी बेसिक हम बता दिए कि कैसे हमें छोटी संख्या को बनाना है। तो छोटी संख्या को बनाने के लिए क्या रूल बताए थे कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े से छोटा लिखना है, सॉरी छोटे से बड़ा लिखना है।
छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो छोटे से बड़ा जाकर आप उसको चूज कीजिए कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 56732 का सन्निकट मान क्या होगा, दिए गए हैं यहाँ पर 7 अंडरलाइन है, और इसका सन्निकट मान क्या होगा। तो सन्निकट मान बेसिक में हम बताएं बिल्कुल अच्छे से, अगर आप समझ गए होंगे तो सन्निकट मान इजीली इसका बता सकते हैं। बताया था इसका रूल क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में 79 को रोमन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, निम्न में से कौन सी रोमन संख्या 79 का वैल्यू के बराबर है। तो अभी हम बताएं कि 79 को कैसे लिखना है, तुम लोग को बता चुके हैं। देखिए 79 को लिखने के लिए आप इसको चेंज करके 79 को लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं 10 प्लस 10 कितना हो गया 70 हो गया, और प्लस क्या 9 79 हो गया। अब 50 को कैसे लिखते हैं L, 10 और 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x, और 9 को कैसे लिखते हैं, ये रहा 9। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा सही, ये देखिए LXX19 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में 37 का रोमन रूप कौन सा है। तो देखिए 40 तक तो आप माइनस कीजिएगा जो बेसिक में हम बताए थे, लेकिन 40 से नीचे अगर रहेगा तो आप डायरेक्ट जाकर लिख सकते हैं। जैसे 37 है ना, तो 40 से नीचे तो इसमें डायरेक्ट जाकर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 7 37 हो गया। और 30 को हम रोमन रूप में कैसे लिखते हैं 10 10 10 30 हो गया, और प्लस 7 मतलब ये हो गया 7। तो इसमें से देख लीजिए राइट आंसर ये हो जाएगा 10 और ये 7 37। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप कि आज जो बेसिक चीजें मैंने आज इंट्रो क्लास था, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैंने नहीं बनाया है, शॉर्ट वीडियो बनाया बस इतना बताने के लिए कि ये बेसिक चीजें अगर इस तरह से हम लोग क्लियर कर लें तो बहुत आसानी से आप सक्षमता परीक्षा को आप पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप अपनी पॉजिटिव पॉइंट बनाइए, मैथ और साइंस, ठीक है, और ईवीएस, ये 3 चीज को पहले मैं कवर करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाएंगे। ठीक है, और कल का जो मेरा वीडियो रहेगा, तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा तो क्लास 6 के 2 और 3 दोनों लेसन को एक साथ लेकर मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट्स को लेकर आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।